हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं कमला जांगिड और आप सबका मेरी नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज जो है अपना 2023 का फर्स्ट डे है और आप सबको एक बार फिर से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज ही के दिन से आपको क्या करना है, अपना एक टारगेट सेट करना है। जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप काम करना चाहते हैं, आप CHO बनना चाहते हैं, आप जो है एम्स के अंदर काम करना चाहते हैं, या आप ESIC DSSB बड़े हॉस्पिटल के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अपना जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है सितंबर के अंदर होने वाला है। और आज ही के दिन से आपको डिसाइड कर देना है कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में जाना है और उसके लिए मैं कड़ी मेहनत करूँगी या करूँगा। तो आपको क्या करना है, अपनी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग के अंदर आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। जो 60% आपका मेंटल क्रेज आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस करवा देता है। दूसरा, आपको प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि जो है आपको क्या करना है, जो पढ़ाई घंटे भरने वाली पढ़ाई नहीं करनी है, आउटकम बेस्ड स्टडी करनी है। आप अगर किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो तो उसके बाद उसके मॉक टेस्ट को भी अच्छे से लगा पा रहे हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, अच्छी स्टडी कर रहे हो। और पढ़ाई को क्या करना है, लगातार करना है, बीच में ब्रेक नहीं देना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इसके अलावा कुछ महीनों के लिए खुद को जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में डालें और अपना डिटर्मिनेशन अच्छा रखें। डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा होना चाहिए। और डिटर्मिनेशन का मतलब है हर चीज़ को, किसी चीज़ को आपका नज़रिया कैसा है किसी चीज़ को देखने का, वो चीज़ आपको अच्छी रखनी है। अगर आप एन क्लास की बुक पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़े। उसके अलावा उस बुक से पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को, फिर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, फिर आप जाकर के टारगेट हाई में जाके देख रहे हो। तो इस तरीके से अलग अलग बुकें और अलग अलग टीचर चेंज करने से क्या होगा, आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप ये चीज़ जो है जज नहीं कर पाओगे इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हर बुक के अंदर कुछ वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। इसीलिए क्या है, आपको एक चीज़ पे जो है अडिग रहना है, उस पर क्या करना है, काम करना है, उसी पे स्टडी करनी है, अपना माइंड मेकअप अच्छा करना है हर चीज़ को लेकर के। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQ जो है, सामान्य प्रसव के दौरान कुल कितना ब्लड लॉस होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 200 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 1000 ml और ऑप्शन डी 800 ml। तो जो है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर इसने मेंशन किया है कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कितना ब्लड लॉस होता है, तो आपको जवाब देना है। आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 500 ml ब्लड लॉस होता है। और अगर आपको यही पूछे कि क्या हुआ है, LSCS हुआ है। LSCS क्या मतलब है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, या इसको अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, या सिजेरियन डिलीवरी हुई है, ऐसा मेंशन करता है MCQ के अंदर। तो आपको जवाब क्या देना है, सिजेरियन डिलीवरी के अंदर 1000 ml जो ब्लड लॉस होता है। अगर जो है 1000 से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो वो क्या कंडीशन होती है, PPH होती है, पोस्ट पार्टम हेमरेज। और ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है अर्ली और दूसरा होता है लेट। वितिन 24 आवर के अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, यूट्रस एटोनिक हो जाता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्ली हेमरेज बोलते हैं या अर्ली PPH बोलते हैं। और 24 आवर के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन किसके अंदर काउंट करते हैं, लेट हेमरेज या PPH बोलते हैं, जो है लेट पोस्टपार्टम हेमरेज जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, यूट्रस के लिए सही नहीं है। इनमें से कौन सी लाइन है जो यूट्रस के लिए सही नहीं है, यानी कि यूट्रस से रिगार्डिंग कौन सा जो है इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है सामान्य गर्भाशय का वजन 50 से 60 ग्राम होता है। ऑप्शन बी कह रहा है गर्भाशय में ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है गर्भाशय में पाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है गर्भाशय के अंदर नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती है। तो जो है कुछ लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसने जो लिखा है कि गर्भाशय के अंदर नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती है, तो ये गलत बात है, क्योंकि गर्भाशय के अंदर बिल्कुल नर्व सप्लाई होती है। तभी तो जो फीमेल होती हैं उसको क्या है, पेन फील होता है। जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है तो ये इनिशिएट कहाँ से होता है, सेक्रल रीजन से होता है ना। S1 और S2 वाला जो अपना लेवल रहता है सेक्रल रीजन, वहाँ से पेन का इनिशिएशन होता है। और ये पेन का सेंसेशन अपने को किसके थ्रू होता है, नर्व सप्लाई के थ्रू होता है। तो ये जो इसके बारे में गलत बात लिखी है, और यही इसने बोला है कि यूट्रस से रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है 50 से 60 ग्राम यूट्रस का वजन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है यूट्रस के अंदर जो है गर्भाशय के अंदर जो क्या है ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, बिल्कुल आता है। और यूट्रस के अंदर जितनी भी मसल्स होती है, ये जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिसके ऊपर क्या है, अपना कोई जोर नहीं चलता, अपना हाथ पाँव को अपन ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये वॉलंटरी मसल्स होती है। लेकिन अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ये अपने हाथ में नहीं है, तो ये क्या है, इनवॉलंटरी है।
अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस भी इनवॉलंटरी, अपने कहने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करता है, वो क्या है ऑटो होती हैं, खुद से करती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। ये क्या है, जो चीज़ें अपने कंट्रोल में है वो वॉलंटरी है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो कौन सी है, इनवॉलंटरी होती हैं। तो यूट्रस के अंदर जो मसल्स फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से आयरन एंड फॉलिक एसिड का कौन सा सही अमाउंट है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रतिदिन दिया जाता है। एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको आयरन और फॉलिक एसिड की डोज कितनी दी जाती है पर डे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है आयरन जो होता है 40 से 50 मिलीग्राम होता है और फॉलिक एसिड जो होता है वो 20 मिलीग्राम देते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है आयरन 40 to 50 मिलीग्राम एंड फॉलिक एसिड जो होता है वो 5 से 8 मिलीग्राम देते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है आयरन 40 से 50 मिलीग्राम एंड फॉलिक एसिड जो होता है 0.5 मिलीग्राम देते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है आयरन जो होता है 40 to 50 मिलीग्राम एंड फॉलिक एसिड जो है वो 5 मिलीग्राम देते हैं। तो जो है कुछ लोगों को इसकी डोज पता है, और ये जो MCQ है ये नॉर्सेट 2021 के अंदर भी पूछा जाता है और ये ही MCQ CHO के अंदर भी पूछा जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है उसको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आयरन कितना दिया जाता है पर डे, तो आपको जवाब देना है एलिमेंटल आयरन कितना दिया जाता है, 60 मिलीग्राम दिया जाता है, कितना दिया जाता है, और फॉलिक एसिड 0.5 दिया जाता है। ये क्या है, इसकी एग्जैक्ट डोज है, और इसके रिगार्डिंग आपको जवाब देना है कि इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अंदर लिखा है कि आयरन है 40 से 50 मिलीग्राम तक रहता है और फॉलिक एसिड 0.5 मिलीग्राम देते हैं। फॉलिक एसिड को कितना देते हैं, 0.5 मिलीग्राम, और एलिमेंटल आयरन कितना रहता है, 60 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। इसके अलावा आपको जो है कैल्शियम की डोज भी पूछी जा सकती है कि कैल्शियम कितना दिया जाता है। तो एक एडल्ट जो होता है नॉर्मली इसको कैल्शियम पर डे 500 मिलीग्राम लेना चाहिए। एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको जो है 1000, और एक जो मदर जो लैक्टेशन करवाती है उसको कितना देना चाहिए, 1500 मिलीग्राम दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कैल्शियम से रिगार्डिंग। किससे रिगार्डिंग, कैल्शियम से रिगार्डिंग। एक हेल्थी एडल्ट को 500 मिलीग्राम, और एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 1000, और जो मदर लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसको 1500 मिलीग्राम दिया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से नियोनेट में कन्वर्जन होने का कारण क्या है। एक नियोनेट है उसके अंदर कन्वर्जन आ रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बिलिरुबिन, ऑप्शन बी हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस, और ऑप्शन डी है ऑल। तो जो कन्वर्जन है इसका क्या मीनिंग है, कन्वर्जन का मीनिंग होता है अपनी जो वॉलंटरी मसल्स होती है इनके अंदर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। तो जो है ऑप्शन ए के अंदर जो बिलिरुबिन लिखा है, एक्सेस बिलिरुबिन जब होता है बॉडी के अंदर उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। तो जो है जॉन्डिस के अंदर जो है बिलिरुबिन एक्सेस होता है तो क्या होता है, वो ब्रेन के अंदर जाता है और वहाँ पे जो सीजर क्रिएट करता है उसका क्या नाम है, कर्निक्टरस। क्या बोलते हैं अपन उसको, कर्निक्टरस बोलते हैं ना। कर्निक्टरस जिसको बोलते हैं वो सीजर किसकी वजह से होते हैं, कन्वर्जन किसकी वजह से आते हैं, बिलिरुबिन, एक्सेस बिलिरुबिन की वजह से होते हैं। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है हाइपोक्सिया। तो बिल्कुल हाइपोक्सिया की वजह से जो सबसे ज़्यादा इरिटेट होने वाली जो सेल होती है वो कौन होती है, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल जो होती है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसीलिए अपन जब CPR करते हैं तो अपना टारगेट ये नहीं होता है कि बाकी बॉडी को जिंदा रखना, अपना टारगेट ये होता है कि अपने हार्ट को कंप्रेस करने से प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन तक जाए, ताकि ब्रेन की जो सेल है वो डैमेज नहीं हो। इसीलिए CPR के अंदर भी सबसे ज़्यादा जिंदा रखने का काम किसको करना होता है, ब्रेन सेल को, न्यूरॉन को। तो जो है हाइपोक्सिया से जो है कन्वर्जन आ सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजेस जो होती है क्या होती है, ब्रेन की कवरिंग होती है। मेनिंजेस क्या होती है, ब्रेन की कवरिंग होती है। एक होती है ड्यूरामेटर, आरेक्नोइड मैटर, और एक होती है पाया मैटर। पाया मैटर ब्रेन के बिल्कुल नज़दीक होती है और आरेक्नोइड मैटर मिडल लेयर होती है, और ड्यूरा मैटर जो होती है टफ लेयर होती है, आउटर साइड की लेयर होती है। ये तीनों लेयर का जो इन्फ्लामेशन होता है इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस होने की वजह से न्यूरॉन सेल इरिटेट होती है और उसकी वजह से क्या है, कन्वर्जन आ सकते हैं। तो A, B, C तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से गर्भकाल में नहीं होता है।
यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीज़ नहीं होती है, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए कार्डिक आउटपुट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन बी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन सी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन डी हेमेटोक्रिट लेवल क्या है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए के अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, बिल्कुल कार्डिक आउटपुट कितना बढ़ जाता है, 20 से 25% कार्डिक आउटपुट प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, बिल्कुल ब्लड वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसीलिए क्या हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन। और ये कब होता है, लगभग 30 वीक के बाद में एक्सेस हीमोडाइल्यूशन होता है, और उसकी वजह से जो फीमेल होती हैं वो क्या है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल भी हमें क्या है, लो दिखने लगता है। कब दिखता है, थर्ड टाइमेस्टर के अंदर जो है मैक्सिमम हीमोडाइल्यूशन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हिमेटोक्रिट जो होती है ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हिमेटोक्रिट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होते हैं फ्लूइड वॉल्यूम के ज़्यादा, तो क्या होता है, हेमेटोक्रिट इंक्रीज हो जाती है। फ्लूइड वॉल्यूम के कंपेयर में अगर नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाते हैं तो उसके अंदर हेमेटोक्रिट भी डिक्रीज हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन होता है, इसकी वजह से नंबर ऑफ आरबीसी उस वॉल्यूम के थ्रू कंपेरिजन में कम दिखते हैं, तो हेमेटोक्रिट लो हो जाता है। ये बात भी सही है। ऑप्शन ए, बी और डी तीनों प्रेगनेंसी से रिलेटेड सही है, लेकिन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्या है, प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग गलत बात है कि फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन कर जाता है, और लगभग 1600 जो है मिलीग्राम के आसपास सोडियम का रिटेंशन होता है, और जहाँ सोडियम का रिटेंशन होता है वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रेगनेंसी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, सामान्य प्रसव में दी जाने वाली पोजीशन कौन सी है, यानी कि लेबर टेबल पे जो मरीज़ है उसको कौन सी पोजीशन अपन देते हैं डिलीवरी के टाइम, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, ऑप्शन सी नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन डी सुपाइन पोजीशन। तो जो है पूरी प्रेगनेंसी के अंदर आपने जो एक पोजीशन फिक्स याद रखनी है वो कौन सी पोजीशन है, लेटरल पोजीशन। लेटरल में भी कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी के अंदर लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन फीमेल को जो है सजेस्ट करते हैं। इसका क्या रीजन है, अपनी जो इन्फीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर जो वेना केवा होती हैं, ये जो होती हैं अपनी लोअर बॉडी का वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और अपना जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो क्या करता है, इन्फीरियर वेना को कंप्रेस करता है, और उसकी वजह से क्या है, ब्लड की पुलिंग जो है लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा होती है। इससे मरीज को हाइपोटेंशन जैसे सिम्टम आ सकते हैं, और पाँव के अंदर जो है स्वेलिंग जैसा प्रेग्नेंट लेडी को फील हो सकता है अगर वो ज़्यादा स्टैंडिंग कर रही है, या फिर वो पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा सो रहा है। तो इसका क्या रीजन है, अपनी जो इन्फीरियर वेना केवा है वो है लोअर बॉडी का वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ लेके आती है, और उसको क्या है ग्रेविड यूट्रस कंप्रेस करता है, इसीलिए प्रॉपर वीनस रिटर्न वापस नहीं आता है। तो क्या है, ब्लड की पुलिंग लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा हो जाती है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपन क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना का कंप्रेशन नहीं हो, इसीलिए फीमेल को अपन जो पोजीशन सजेस्ट करते हैं वो कौन सी होती है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन सजेस्ट करते हैं। लेकिन ऑन लेबर टेबल पोजीशन कौन सी देनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो है ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा है, बिल्कुल कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देते हैं। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन कैसी होती है, एक फीमेल जो क्या है ऐसे सुपाइन पोजीशन में सो रही है और अपने लेग को जो है ऐसे फोल्ड करके रखती है, और इन दोनों लेग के बीच में क्या है एक्सटेंशन रखा जाता है, ऐसी पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन बोलते हैं। तो लेबर टेबल पे कौन सी पोजीशन देते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी पोजीशन सजेस्ट करते हैं, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन सजेस्ट करते हैं। ऑप्शन सी के अंदर नी चेस्ट पोजीशन लिखी है। तो ये जो नी चेस्ट पोजीशन ये किसके अंदर अपन सजेस्ट करते हैं, जो बच्चे कैसे होते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के, कैसे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो होती है ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जैसे बच्चों के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो वो है ऐसी बीमारी के अंदर अपन नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एक एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है, इसका क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ एमनियोन एंड कोरियन, ऑप्शन बी है एग्जामिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन डी कह रहा है रिमूवल ऑफ एमनियोन मेम्ब्रेन। तो जो है कुछ लोगों को इसका सही जवाब बिल्कुल पता है, तो सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रिमूवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस।
एमनियोसेंटेसिस का क्या मतलब है, एमनियन के अंदर जाना है और एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके बाहर निकालना, ऐसी कंडीशन को, ऐसे प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा अगर आपको 2 वर्ड और आपने सुने होंगे, थोरेकोसेंटेसिस, क्या बोला होगा, थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस क्या होता है, थोरेको का मतलब होता है थोरैक्स से, और अपना लंग कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं लंग्स, और लंग्स की ऊपर की जो कैविटी होती है इसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और इसके अंदर जब भी एक्सेस फ्लूइड भर जाता है तो इसको अपन बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। जब प्लूरल इफ्यूजन वाली कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रोसीजर करते हैं डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं, थोरेकोसेंटेसिस। और फ्लूइड हमेशा ग्रेविटी से लोअर की तरफ रहता है, तो 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर निडल को इंसर्ट किया जाता है और वहाँ से क्या करते हैं, इस एक्सेस फ्लूइड को बाहर रिमूव करते हैं। ऐसी प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, थोरेकोसेंटेसिस। इसके अलावा एक और वर्ड आपने सुना होगा, पैरासेंटेसिस। क्या सुना होगा, पैरासेंटेसिस। तो जो पैरासेंटेसिस प्रोसीजर है ये अपनी जो पेरिटोनियल कैविटी है, पैरा वर्ड किसके लिए है, पेरिटोनियल कैविटी के लिए। तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जैसे एसाइटिस वाले जो मरीज रहते हैं इनके अंदर क्या होता है, लीवर खराब होने की वजह से जो एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और वो क्या कर देता है, डायफ्राम को कंप्रेस करने लगता है और इसकी वजह से मरीज़ को डिस्पनिया होता है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो प्रोसीजर करते हैं इस पेरिटोनियल फ्लूइड को बाहर निकालने का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, है ना, एसाइटिस की टैपिंग जो की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासेंटेसिस। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, थोरेकोसेंटेसिस क्या होता है, पैरासेंटेसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। फीटल हार्ट रेट जो होती है FHR, ये अपन सबसे पहले कब डिटेक्ट कर पाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन ए 3 से 4 वीक पे, ऑप्शन बी 10 से 11 वीक पे, ऑप्शन सी 18 से 20 वीक पे, और ऑप्शन डी जो है 22 से 24 वीक पे आप कब जो है फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। तो कुछ लोग इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर जो है 10 से 11 वीक के आसपास जो है अपन फीटल हार्ट रेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किससे, USG मशीन के द्वारा, यानी कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं और उसके ट्रांसड्यूसर से अपन क्या है, फीटल हार्ट रेट को हेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पूछे 3 से 4 वीक पर प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो एक जेस्टेशनल सैक दिखता है 3 से 4 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर, यूट्राइन कैविटी के अंदर एक जेस्टेशनल सैक दिखता है, लेकिन उसके अंदर हार्ट रेट अपन जो है सुन नहीं सकते। लेकिन 10 से 11 वीक पे अपन सोनोग्राफी की हेल्प से जो है हार्ट रेट को सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा सवाल पूछे कि जो है स्टेथोस्कोप जो होता है उससे आप हार्ट रेट कब सुन सकते हो, तो आपको जवाब देना है 18 से 20 वीक पे। कब, 18 से 20 वीक के आसपास जो है अपन स्टेथोस्कोप से हार्ट रेट को सुन सकते हैं बच्चे की। तो वो कौन सी है, 18 से 20 वीक पे। सोनोग्राफी से कब सुन सकते हो, 10 से 11 वीक पे सुन सकते हो। नेक्स्ट MCQ अपना, MTP में दी जाने वाली ड्रग्स कौन सी होती है। MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसकी फुल फॉर्म है, और ये भारत के अंदर एक एक्ट बना था 1971 के अंदर। कब बना था, 1971 के अंदर, और ये लागू कब हुआ था, 1972 के अंदर। और इसके अंदर एक किट बनता है MTP को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की, कुछ कंडीशन निर्धारित की हुई है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। या तो क्या है, फीमेल जो है, जो मदर बन रही है, वो क्या है, मेंटली चैलेंज है, अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती, तो उस कंडीशन में अपन जो है MTP करवा सकते हैं। या क्या है, उस फीमेल का क्या है, रेप हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी की वजह से मदर की हेल्थ को जो है नुकसान होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो एक मेडिकल ऑफिसर होता है वो क्या है, MTP किट दे करके उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ऐसी कुछ जो है फिक्स पॉइंट बना रखे हैं कि ऐसी कंडीशन में आप MTP करवा सकते हैं। और कब तक, जो प्रेगनेंसी है 49 डेज तक की प्रेगनेंसी होती है, ऐसी प्रेगनेंसी को जो है MTP के अंदर एक सिंगल मेडिकल ऑफिसर इसको टर्मिनेट कर सकता है। इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी अगर होती है तो ये MTP करवाने के लिए 2 से 3 मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, और जिन्होंने कम से कम 15 से 20 MTP जो है खुद ने की है कभी, तो वो लोग क्या है इसको करवा सकते हैं। इसकी सारी शर्तें आप क्या है बुक में जा कर के पढ़ना, MTP कब कब करवाई जा सकती है और कब कब कितने डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो एक सिंगल मेडिकल ऑफिसर 49 डे की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकता है, जिसके अंदर शर्तें ये है कि उस प्रेगनेंसी की वजह से मदर की हेल्थ को नुकसान है, या मदर मेंटली चैलेंज है, या फिर क्या है जो है उस मदर का क्या है रेप हुआ है। ऐसी कुछ कंडीशन के अंदर इस
प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। वो जो ड्रग के किट रहता है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक हार्मोनल पिल्स रहती है, लेकिन कौन से हार्मोन होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी मीजोप्रोस्टोल एंड मिफिप्रिस्टोन, ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन डी है इथेनॉल एस्ट्रेडियोल। तो जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकते, ये सब आप सबको पता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन है, ये एबॉर्शन वाला हार्मोन नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं, लोकल हार्मोन होता है। और मार्केट के अंदर कार्बोप्रोस्ट नाम से इंजेक्शन आता है, जो एबॉर्शन करवाने के लिए पहले इंजेक्शन लगाते हैं कार्बोप्रोस्ट का, जो है सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए। तो ये क्या है, ये भी एबॉर्शन में यूज़ होता है, लेकिन ये एमटीपी किट के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन होता है वो क्या है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम कर सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी को अबॉर्ट एस्ट्रोजन नहीं करवाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मीजोप्रोस्टोल और मिफिप्रिस्टोन जो है ये क्या है, एमटीपी वाली जो किट वाली मेडिसिन होती है उसके अंदर ये हार्मोन होते हैं, मीजोप्रोस्टोल और मिफिप्रिस्टोन जो है ड्रग्स रहती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, अब नॉर्मल लेबर इज कोल्ड, अब नॉर्मल जो लेबर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, यूटोसिया, डिस्टोसिया, डिस्पैरायूनिया या नन ऑफ दी अबव। तो अब नॉर्मल लेबर को आप सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अब नॉर्मल लेबर को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टोसिया। क्या बोलते हैं, डिस्टोसिया। डिस वर्ड किसके आगे लगता है, जहाँ पे डिसफंक्शन होता है या कुछ गड़बड़ होती है वहाँ पे क्या है, डिस वर्ड लगता है। तो डिस्टोसिया क्या है, अब नॉर्मल लेबर को बोलते हैं। नॉर्मल लेबर को अपन क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है यूटोसिया, नॉर्मल लेबर को अपन बोलते हैं। ये जो डिस्पैरायूनिया है इसका मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या होता है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पैरायूनिया। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया और अब नॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आपको इस कंटेंट को लाइक करना है, शेयर करना है और मैक्सिमम शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने साथ मिल करके तैयारी करें। जैसे ही सीएचओ का एग्ज़ाम हो जाएगा 19 फेब को, उसके बाद में मैं जो है नॉर्सेट के लिए सिस्टमेटिक जो है डिजीज़ के साथ में मेडिकल, सर्जिकल, ओबीजी, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक ये सारे सब्जेक्ट फंडामेंटल, इसके अलावा जितने भी इमेज बेस्ड जो एग्ज़ाम के अंदर नॉर्सेट के अंदर पूछे जाते हैं वो भी मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, या इमेजेस अपलोड करूँगी या फिर इमेजेस एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि जो है एग्ज़ाम के अंदर आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।